नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। तो जिन तारीखों का इंतजार था उन तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद फिर तारीखों का ऐलान कर दिया है। 19 अप्रैल से चुनावी समर शुरू हो जाएगा और 1 जून तक मतदान होगा। 7 चरणों में पूरे देश में वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। तो जिन तारीखों का हर पार्टी इंतजार कर रही थी, अब वो तारीख यहां पर सामने आ गई है। बहुत सारे राज्यों में सिंगल फेज में चुनाव हो जाएंगे, तो किसी राज्यों में 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज और किसी राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 फेसों में, यानी कि जो 7 चरणों में चुनाव होंगे, इन राज्यों में हर चरण में वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 4 चरणों में यहां पर मतदान होगा। 19, 26 अप्रैल को यहां पर मतदान होगा, तो 7 और 13 मई को यहां पर मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में वोटिंग होगी, जिसमें 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को यहां पर मतदान होगा। राजस्थान की बात कर लेंगे, राजस्थान में 2 चरणों में यहां पर मतदान होगा, 19 और 26 अप्रैल को। तो उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा, यानी कि हर चरणों में यहां पर वोटिंग होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें यहां पर आती है, 80 सीटें। तो यहां पर इसलिए जितनी जहां पर ज्यादा सीटें, और या फिर चुनाव आयोग को लगता है कि इन राज्यों में कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ सीटें ऐसी हैं जो संवेदनशील है और वहां पर कानून व्यवस्था संभालने के लिए समय लग सकता है, इसलिए वहां पर चढ़ने बढ़ाए गए। तो यहां पर अब पूरे देश में तकरीबन जो 97 करोड़ वोटर्स हैं, अब तारीख भी सामने आ चुकी है, हर राज्यों की तारीख सामने आ चुकी है। अब रणनीति भी यहां पर लगातार अब और तेज हो जाएगी। हालांकि पिछले कुछ महीने से सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही थी, लेकिन अब समय भी निर्धारित हो गया, तारीख भी सामने है और अब इस तारीख के हिसाब से सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति और मजबूती के साथ बनाएंगी। 4 जून को, हालांकि पिछले बार अगर देखें 2019 में 23 मई को रिजल्ट आ गया था, इस बार 4 जून को रिजल्ट आएगा। तो तकरीबन यहां पर 10 दिनों का गैप है। हालांकि पिछले बार 10 के तारीख के आसपास, 10 मार्च के आसपास यहां पर चुनाव आयोग ने 2019 में तारीखों का ऐलान किया था और आज तारीख की बात अगर करें, 16 मार्च है, चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया है और तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लग गई है। इसमें चुनाव आयोग ने कई प्रमुख मुद्दे कहा है कि बच्चों का इस्तेमाल प्रचार प्रसार में नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कुछ पार्टियों में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अक्सर वायरल भी होते हैं और वो खासकर अपनी पार्टियों का प्रचार प्रसार करते हैं और उनकी बातचीत लोग काफी पसंद करते हैं। अब कितना उससे जो जनता उससे कनेक्ट करती है, लेकिन उनको अच्छा लगता है बच्चे जब इस तरह की बातें करते हैं राजनीति की। बहुत छोटे छोटे बच्चे जो 4वीं या 5वीं क्लास में पढ़ते होंगे, और यहां पर अब चुनाव आयोग की तरफ से कई सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका आपसे तारुफ कराऊंगा। इस वक्त हमारे साथ हैं सपा प्रवक्ता, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं यश भारती जी। यश भारती जी, चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहां पर 80 सीटें हैं और वहीं पर आपकी जो पार्टी का दबदबा है। हालांकि पिछले अभी 2 बार से वहां पर आप सरकार में नहीं है, विधानसभा में, लेकिन इस बार आप लोगों का गठबंधन हो चुका है और उत्तर प्रदेश में बात कर लें, 7 चरणों में वहां पर वोटिंग होगी। जिस तरह से तारीखों का ऐलान किया गया, जिस तरह से चरणें यहां पर निर्धारित की गई और जो दिशा निर्देश जारी किए गए यहां पर, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर आप लोग की तरफ से तमाम आरोप लगाते रहते हैं, क्या इन तारीखों से संतुष्ट या फिर इसमें कुछ आपको लगता है बदल होना चाहिए था, या फिर जो चरण निर्धारित किए गए वो सब कुछ बढ़िया है, अब पूरी तरह से आप लोग की पार्टी चुनावी मैदान में कूद रही है? ये देखिए, चुनावी पर्व है ये, राजनीतिक लोगों के लिए, जनता के लिए, लोकतंत्र का पर्व है और उसमें बढ़ चढ़ के सब हिस्सा लेना चाहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने ये प्रमाण दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था में आज भी ठप है। नहीं तो इतने चरणों में आवश्यकता नहीं पड़ती चुनाव कराने की। कानून व्यवस्था को देखते ही चुनाव आयोग ने इतने चरणों में व्यवस्था रखी है। पश्चिम बंगाल भी साथ में, जहां पर 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। मैं उसी बात पे दोबारा आ रहा हूं। यहां ये बात करते हैं और दूसरी बात, जब पश्चिम बंगाल की आपने बात जोड़ दी है साथ में, तो पश्चिम बंगाल में माहौल कौन बिगाड़ रहा है? ये पिछले चुनाव में लगातार हमने देखा। मूर्तियां तोड़ने का काम किन लोगों ने किया, किनको गिरफ्तार किया गया, किनको प्रभारी बनाया गया था और वो प्रभारी अब दोबारा नहीं जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता थे, मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव स्तर बना करके उनको पश्चिम बंगाल भेजा गया था, वो क्यों नदारद है? अगर वो बेहतर काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे तो कंटिन्यू करते। वो एकदम से गायब होकर भाग के क्यों आ गए? क्योंकि उनकी पोल खुल गई। किस तरीके से अराजकता फैलाना,
कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना, और पश्चिम बंगाल सरकार ने उनसे निपटने का काम किया, और उसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने वो सारी चीजें की हैं। लेकिन सवाल उठता है कि लेकिन जब अगर उत्तर प्रदेश में अगर 7 चरण में नहीं, चुनाव नहीं, हो रहे हैं तो उत्तर सरकार की प्रदेश- जिम्मेदारी नहीं, है। दावा- अगर पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर विपक्ष की जिम्मेदारी है। भागीरथ जी, जो दावे कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कभी दावा नहीं किया कि हमने जीरो टॉलरेंस कर दिया, अब कहीं कोई कानून व्यवस्था में दिक्कत नहीं है। दावे तो यहाँ उत्तर प्रदेश में होते हैं, प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो दावे करते हैं, स्मृति ईरानी जी उत्तर प्रदेश से आते हैं। 80 सीटें भी तो हैं, अगर सीटें ज्यादा होंगी तो चरण तो ज्यादा होंगे ही ना। किस कारण से चरण ज्यादा करने पड़े, मुझे थोड़ा समझा दीजिए, आप ही समझा दीजिए, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि चरण ज्यादा करने पड़े? मुख्यतः तो कानून व्यवस्था ही होती है, और कानून व्यवस्था अगर ठप है तो इस व्यवस्था के लिए ये करना पड़ेगा, ताकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो सुरक्षा का जायजा है, या दोबारा मतदान करना पड़े। एक बात। दूसरी बात, मुझे ये मेरी निजी राय है, और कई बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस बात को करी, 7 चरणों में आप चुनाव करेंगे, कितने दिन तक मतदान की जो पेटी रहेगी? ठीक है, बिल्कुल, ये डिबेट इसको हम कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल यश जी, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, डिबेट कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनका भी आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ बीजेपी नेता दिल्ली से प्रदीप बैसी जुड़ गए, और कांग्रेस प्रवक्ता तेलंगाना से मुर्तजा मौसवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत पटेल जी, आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेन्द्र सुलेरी जी, राजनीतिक विश्लेषक मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। सुमन भटनागर जी, वरिष्ठ पत्रकार हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। ईश भारती जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, सवाल वही उठ रहा है ना कि इतने चरणों में क्यों कराना पड़ रहा है? जब वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी है तो एक बार में चुनाव क्यों नहीं संभव हो पा रहा? तो ये तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नाकामयाबी है, ये आज चुनाव आयोग ने बता दिया। वन नेशन वन इलेक्शन की जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे? शिवराज सिंह चौहान जी अभी कुछ दिन पहले विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, और आज लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, फिर इस्तीफा देंगे विधानसभा से अगर जीत जाएंगे तो? क्या वन नेशन वन इलेक्शन इसी तरीके से होगा कि विपक्ष के नेताओं को आप लेंगे, तोड़ेंगे, फिर चुनाव कराएंगे, या खुद के लोगों को पहले विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे, फिर इस्तीफा कराएंगे, फिर लोकसभा भेजेंगे, राज्यसभा भेजेंगे? तो ये खेल कब तक चलता रहेगा? ठीक है, लेकिन आपने कहा कि 7 चरणों में अगर चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और ज्यादा चरण में यहां पर चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप आरोप लगा रहे हैं। प्रदीप बैस जी, उत्तर प्रदेश की खासकर बात करते हैं यश भारती जी, हालांकि वहां पर सबसे ज्यादा सीटें आती है, लेकिन कह रहे हैं कि अगर वहां पर 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर जो प्रदेश की सरकार है, कानून व्यवस्था की उनकी जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था वो ठीक नहीं रख पा रही है, इसलिए ज्यादा चरणों में चुनाव हो रहे हैं। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चल, लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मुर्तजा मौसवी जी, जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया, 7 चरण में चुनाव होंगे, हालांकि 2019 में भी 7 चरण में हुए थे, 2014 में चले जाए तो वहां पर ज्यादा चरण में चुनाव हुए थे। तो जिस तरह से अब चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया है, खासकर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इन तारीखों से संतुष्ट है, या फिर लगता है कुछ इसमें फेरबदल होना चाहिए था? क्योंकि जिस तरह से यश भारती जी कह रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार है उसके ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठते हैं। क्या आपका भी ये नजरिया है? सर, हम तो स्वागत करते हैं तारीखों का, और आप देखिए अंदाज से होगा, और उम्मीद करते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है, जो कि एक गवर्नमेंट हो चुकी जी, मुर्तजा जी कंटिन्यू कीजिए। तो सबके सब जो है इसके अंदर, क्योंकि एक डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है, तो इसका हम ठीक है, आपके पास में थोड़ी सी समस्या आ रही है। रमाकांत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रमाकांत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी रमाकांत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, भागीरथ जी, आपकी आवाज जी रमाकांत जी, तारीखों का अब ऐलान हो चुका है, और जिस तरह से सभी पार्टियां हालांकि कुछ महीने से पहले से रणनीति बनाना शुरू कर दी थी, लेकिन इन तारीखों से जो भी एक प्रोसीजर बनाया गया, एक शेड्यूल बनाया गया, आप पार्टी संतुष्ट है इसमें? देखिए, 8 चरणों में चुनाव है, और 5 साल में चुनाव आता है। हर कोई, इसका हर नागरिक चाहता है निष्पक्ष चुनाव हो। हाल में हमने सभी ने देखा था, मात्र 36 चीटिंग की गई, कैसे सामने भी जनता भी देख रही है,
और निश्चित तौर पे इस बार के चुनाव में जनता ठीक तरीके से जवाब भी देने वाली है। ठीक, रमाकांत जी थोड़ी सी आवाज में यहाँ पर समस्या आ रही है, हम दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे, लेकिन कुछ हम दर्शकों को हम कुछ और आंकड़े बता दें कि जिस तरह से आज चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, 7 चरणों में ये चुनाव होंगे और कुछ कुछ राज्यों में अगर बात कर लें सिंगल फेज में जहां जहां चुनाव होंगे, यहाँ पर कुछ राज्यों में 2 फेज में चुनाव होंगे, कुछ राज्यों में 3 में, कुछ में 4 में, कुछ 5 में और कुछ 7 चरणों में वहां पर चुनाव होंगे। जिसमें 7 चरणों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहां पर इन राज्यों में 7 चरणों में चुनाव होंगे। तो अगर 5 चरणों की बात करें तो महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, यहां पर 5 चरणों में चुनाव होंगे और 4 चरणों की अगर बात करें तो जिसमें ओडिशा है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, यहां पर 4 चरणों में चुनाव होंगे। कुछ और आंकड़े हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, कुछ आंकड़े आप देख रहे होंगे और कुछ मैं आपको और जानकारी आपको देता हूं। 3 चरणों में जहां पर चुनाव होंगे वो है छत्तीसगढ़, आसाम। 2 चरणों में जो चुनाव होंगे वो कर्नाटक है, राजस्थान है, त्रिपुरा है, मणिपुर है और सिंगल फेज में जहां पर चुनाव हो जाएंगे उसमें अरुणाचल प्रदेश है, अंडमान निकोबार है, आंध्र प्रदेश है, चंडीगढ़ है, दमन द्वीप है, दिल्ली है, गोवा है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, केरला है, लक्षद्वीप है, लद्दाख है, मिजोरम है, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड। तो ये 7 चरणों में इन सभी पूरे स्टेट में चुनाव हो जाएंगे और 4 जो विधानसभा चुनाव हैं वो भी इन लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। तो यहां पर चुनाव की तरफ से कुछ सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए जिसमें कहा गया है कि बच्चों का इस्तेमाल प्रचार प्रसार में नहीं किया जाएगा और जो मुफ्त की सामान बांटे जाते हैं जिसमें साड़ियां शामिल हैं, टीवी शामिल हैं या कभी कुछ और सामान दिया जाता है उस पर चुनाव आयोग पूरी तरह से रोक लगाएगा। और कुछ ऐसी घोषणाएं जिसमें अक्सर रेवड़ी घोषणाएं कहा जाता है या मुफ्त की घोषणाएं कहा जाता है, उस पर भी चुनाव आयोग ने यहां पर लगाम लगाने की बात कही। और एक बहुत अच्छी बात कही है कि सभी राजनेताओं को या सभी राजनीतिक पार्टियों को ध्यान रखना चाहिए कि अपने बयानों में इस तरह का द्वेष नहीं लेकर आए, क्योंकि सभी यहां पर जो मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, चुनाव आयोग ने इसका भी जिक्र किया है। और मध्य प्रदेश का हमने बताया आपको कि यहां पर 4 चरणों में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल से चुनावी समर शुरू हो जाएगा और ये 1 जून तक चलेगा और 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे। हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं लेकिन कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम है, इसलिए हम दोबारा फिर उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? भूपेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मध्य प्रदेश का जो चुनाव की घोषणा हुई है 4 चरणों में, तो निश्चित रूप से टाइट पोजीशन रहेगी और क्योंकि जो फोर्स मूवमेंट का कारण होगा इसलिए किया गया होगा। अभी कुछ गतिविधियां जिस हिसाब से चुनाव आयोग ने देखी है कि इन चुनावों में निश्चित रूप से जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है यहाँ से वहां जाने के लिए, तो इस कारण। हेलो, आवाज आ रही है? जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो इस कारण क्या है कि ये चुनाव की जो 4 चरणों में मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो उसकी एक रूपरेखा चुनाव आयोग ने बनाई होगी। निश्चित रूप से उसको लगा होगा, अपना मेजरमेंट किया होगा कि जिसमें कि यहाँ पे थोड़ा सा संवेदनशीलता या जो भी उनको अपना हिसाब से लगा होगा। लेकिन चुनाव आयोग की जो आज प्रेस ब्रीफिंग रही, उस ब्रीफिंग में उन्होंने काफी कुछ अच्छी नई तैयारी की है। लगभग 1 करोड़ 80 लाख नए मतदाताओं को किया, महिलाओं के लिए, और काफी उन्होंने जो रचनाएं बताई जिससे निश्चित रूप से इस चुनाव के महायज्ञ में अच्छी गतिविधियां आएंगी और नए कैंडिडेट आएंगे। अभी तो कुछ यहाँ पे तो चुनाव कैंडिडेट घोषित हो गए हैं, कांग्रेस की तरफ से रह गए हैं, बीजेपी की तरफ से तो लगभग सब हो गए। तो इसलिए अब उनकी पार्टियों की बारी है और निश्चित रूप से यहाँ 2 विपक्षी ही पार्टियां हैं। तो अब देखिए क्या होता है इस निर्णय में। तो बीजेपी इस समय तो आगे है ही सब निर्णयों में, और फिर निश्चित रूप से मोदी जी का जो फेस और मोदी जी की जो फेस से जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें भी मतदाताओं का काफी सहभागिता है। और चुनाव आयोग का कहना भी है कि इस बार मतदान बढ़ाने की उनकी प्रयास है कि और बढ़े, और कुछ राजनीतिक पार्टियां भी अपने हिसाब से करेंगी। तो निश्चित रूप से ये चुनाव रण की विधि अब बच चुकी है और निश्चित रूप से आज से आचार संहिता लग गई है और इस रूप से ये चुनाव की जो मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ 11 और 29 सीटें जो कुल मिला के हैं, जो 40 सीटें हैं,
तो उनके जो चुनाव में जो 4 चरण का जो चुनाव होगा और उन चुनाव के परिणाम काउंटिंग 4 जून को है, तो इस जून के कारण 10 तारीख तक सरकार बन पाएगी फॉर्मेट में। और बिल्कुल, और आपने आचार संहिता की बात की और मुझे लगता है इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से खास कुछ दिशा निर्देश और टिप्पणी भी की गई। तो जी इस बिल्कुल। कारण जो अब जो सरकार की जो और जो शासन की गतिविधियां हैं उनमें थोड़ा सा लगाम लग जाएगा। अब थोड़ा आचार संहिता और अधिकारियों को कुछ बिल्कुल सही कहा आपने, लगाम लग जाएगा। लेकिन क्या वाकई जब यहाँ पर चुनावी सभा होंगी तो वहां पर नेताओं की जुबान में लगाम लगा रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। सुमित भटनागर जी, देखिए चुनाव आयोग की तरफ से खास दिशा निर्देश भी यहाँ पर जारी किए गए। हालांकि ये वही दिशा निर्देश है जो हर बार रहते हैं और सबको पता भी है। जिस तरह से इसमें कहा गया है कि जाति और धर्म आधारित कोई वोट की मांग ना करे, यहाँ पर बच्चों का इस्तेमाल नहीं करे प्रचार प्रसार में, यहाँ पर मुफ्त के जो सामान नहीं बांटे, ये सारी चीजें हमेशा रही है। लेकिन इस पे हम देखते हैं कहीं ना कहीं अक्सर कुछ ऐसी तस्वीर सामने आती है। लेकिन चुनाव आयोग इस बार सख्त है। क्या इस बार नेताओं को भी समझना होगा कि जो गाइडलाइंस है उसका हमें फॉलो करना पड़ेगा, और क्या नेता इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे? क्लियर नहीं आ रही है जी, लेकिन जो आपने कहा है बिल्कुल आपकी बात सही है कि चुनाव पर गलत तरीकों के इस बार चुनाव आयोग ने कड़ी चेतावनी दी है और उसने कहा है, उन्होंने कहा भी है कि हमने इसके लिए बड़े बड़े इंतजाम किए हैं। इस बार हम कोई गलत चीज नहीं देंगे, पैसे नहीं बटने देंगे, दबाव नहीं बनने देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले बार भी इस तरह के चुनाव आयुक्त ने बातें कही थी, लेकिन उनका कोई ज्यादा असर नहीं आया। और इस बार मुझे लगता है कि पिछली बार से सबक लेकर चुनाव आयुक्त जो है कुछ कड़े कदम जरूर रखेंगे, निगरानी जरूर रखेंगे, ताकि लोगों के जो मताधिकार है उससे खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर चुनाव आयोग की जो सबसे एक बड़ी प्राथमिकता रहती है कि निष्पक्ष, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण यहाँ पर सभी चुनाव संपन्न हो। और इसको लेकर चुनाव आयोग ने बहुत सारे इंतजाम भी किए हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दल और सभी राजनेताओं को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा हमारा एक देश का एक बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है। दावे सभी को इसमें तो बहुत किए चुनाव मिलकर आगे आयोग आना ने, चाहिए। लेकिन वो जमीन पर उतरेंगे तब फायदा है ना। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हर नेता बात करते आपका हैं, फायदा लेकिन अक्सर हम देखते हैं कहीं ना कहीं नेताओं की तरफ से या पार्टियों की तरफ से कुछ ऐसे बयान सामने आते हैं जो विवादित हो जाते हैं और फिर उस पर गर्मा गर्मी भी शुरू हो जाती है। ठीक है प्रतिभा जी, देखिए अब तारीखों का ऐलान हो गया है। हालांकि बीजेपी 24/7 चुनावी मोड में रहती है और बहुत समय से आप लोग की तैयारी भी चल रही है। तमाम तरह के टारगेट भी आप लोग दे चुके हैं। 370 बीजेपी, तो 400 प्लस इंडिया का टारगेट यहाँ पर आप लोगों ने सामने रखा हुआ। 370 प्लस वोटर बढ़ाने का भी टारगेट रखा है आपने पर पोलिंग बूथ पर। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अब 7 चरणों को लेकर चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर यश भारती जी ये कहना है कि जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी वहां पर राज्य है, 80 सीटें आती हैं, 7 चरणों को लेकर सवाल उठाए कि उत्तर प्रदेश में अगर 7 चरणों में अगर वहां पर चुनाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के जो दावे करते हैं आप लोग, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं झूठी साबित हो रही है। इसलिए चुनाव आयोग को यहाँ पर 7 चरणों में चुनाव कराने पड़ रहे हैं। सर देखिए, छोटी सी बात बता दे रहा हूँ, पता नहीं ये संदर्भ में सही बैठेगी कि नहीं बैठेगी। 96 के बाद से लेकर के 98 तक, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार अपने कार्यकाल, अल्पमत वाली सरकार अपना कार्यकाल समाप्त की और फिर अटल जी ने 6 वर्षों तक शासन किया, उसके बीच में गठबंधन की सरकारें रही, चली और चुनाव हुआ। आज हम 2024 में जी रहे हैं। 1997-98 के बीच में जब एक बार लोकसभा का चुनाव होता था तो शायद बहुत जो सीनियर लोग हैं उन्हें पता होगा, 8,000 करोड़ रुपए खर्चे होते थे उस समय, उस स्थिति में एक चुनाव को कराने में। अब हम 2024 में जी रहे हैं। निश्चित तौर पर हम टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज कर रहे हैं, पहले ये सारी बातें नहीं थी, दूसरी व्यवस्था थी। तो अगर सरकार अपने निर्णय लेती है जहां पे कि लॉजिस्टिक और बाकी सामानों के पैसे बचाए जा सकते हैं, मैं एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ, ये तो चर्चा का विषय हो सकता है कि कैसे बच रहा है, क्या बच रहा है। उत्तर प्रदेश आज भी इस देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यहाँ से आती है। सुरक्षा ही नहीं, बाकी और चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। सुरक्षा केवल कानून व्यवस्था के साथ साथ ही नहीं, दूसरी और भी सुरक्षा व्यवस्था होती है। पूर्व जनरल बिपिन रावत ने बोला था कि हमें 2.5 मोर्चों पर लड़ना है, 2 मोर्चों के साथ 0.5 वाले मोर्चे। तो अगर उसके इशारे को आप समझ रहे हो तो देश विरोधी शक्तियां किस प्रकार से जागरूक हो जाती है, किस प्रकार से खड़ी हो जाती है, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं, संभव नहीं है। अगर उसका अंदाजा लगा लिया जाता तो उनको पहले न्यूट्रलाइज कर दिया जाता। अब विपक्ष के बाद क्या है कि कटाक्ष करने के लिए, टाइम पास करने के लिए कुछ बचा नहीं है। हालांकि मुझे ये बता दीजिए कि विपक्ष का चेहरा कौन है।
स्वागत कर रहे हैं, जो सपा पार्टी के प्रवक्ता ईश भारती वही इसी बात का मुद्दा उठा रहे हैं। वो नहीं, देखिए विपक्ष का चेहरा कौन है, मुझे इस डिटेल में नहीं जाना है भागीरथ जी कि कौन उसका समर्थन कर रहा है, कौन उसका कर रहा है, लेकिन एक एक विवेकशील व्यक्ति हम सभी बैठे हैं यहाँ पे, निश्चित तौर पे हमें देखना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम होता है और राष्ट्र के संसाधन हमारे सभी देशवासियों के लिए हैं। और अगर आपको इसमें लॉजिक नहीं समझ में आती है तो देखिए आज देख लीजिए कि एक नेता जो है जमानत पे रिहा हुआ है, इतनी देर तक वो, और किस बात के लिए जमानत पे रिहा हुआ, क्योंकि वो संवैधानिक संस्थाओं का मजाक मखौल उड़ाता रहा और आज वो जमानत पे रिहा है। निश्चित तौर पर जनता में उससे क्या मैसेज जाता है, कोई भी राजनेता या कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता, कोई भी समाज सेवी अगर अपनी लॉजिकल बातों से जनता को कन्विंस नहीं कर पाता है तो जनता उसे कैसे और क्यों वोट करेगी? ये तो सिंपल सीधी सी समझी हुई बात है। तो भागीरथ जी, ये चुनाव आयोग के जो भी ये दिशा निर्देश है, जिस प्रकार से फेस दर फेस ये बातें हो रही हैं, उस हिसाब से तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हम अपनी देश की सुरक्षा बाह्य और आंतरिक को भी ध्यान रख करके ये लोकतंत्र के महापर्व को बहुत ही ज्यादा खुशी से और सुरक्षा से मनाएंगे। किसी को तकलीफ होती है, होती रहे। इसमें सबको सहभागिता करनी पड़ेगी, चुनाव आयोग को करनी पड़ेगी, सभी राजनीतिक दलों को, सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जनता को, सभी को सहभागिता करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर चुनाव होता है ये एक मिसाल है। इसलिए कई देश हमें फॉलो करते हैं। हमारे जो चुनाव आयोग की टीम है दूसरे देशों में जाकर वहां पर उनको बताती है कि किस तरह से आपको चुनाव करवाना है। तो इसलिए हमको सभी को सहभागिता करते हुए इस लोकतंत्र के पर्व को मनाना चाहिए। मुर्तजा जी, देखिए ईवीएम को लेकर अक्सर आप लोग सवाल उठाते रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे बड़े नेता, इसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल है, वो एक कि ईवीएम के खिलाफ एक अभियान लगातार चला रहे हैं। हालांकि आप बड़े नेताओं या केंद्रीय नेताओं की तरफ से इस तरह का अभी मामला या पूरी तरह से नहीं आया, कभी कभी आप लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन 55 लाख ईवीएम से यहाँ पर चुनाव होगा, कोई शंका तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, पूरी तरह से अब कांग्रेस चुनावी मोड में है और इस तरह की बातों को साइड में रखकर इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो रही है। पायलट पे हो जाता तो बहुत अच्छा होता। हम तो यही होप करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है फेयर एंड फ्रैंक एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। और दूसरी जैसे लेकिन अब हम करेंसी, जो पैसे वाली, जो कागज वाली करेंसी से हम डिजिटल करेंसी में आ गए हैं, तो आप फिर वापस क्यों जाना चाहते हैं सभी पार्टियां, खासकर विपक्षी पार्टियां? होगा ना, ईवीएम पे तो फिर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। और आप एक चीज, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही हैं, तो कम से कम सोचना चाहिए। नहीं, लेकिन हैकाथन तो करवाती है ना, वहां पर चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम रख दिया जाता है और सबको इनवाइट किया जाता है, आइए आप जो आरोप लगा रहे हैं इसको यहाँ पर साबित करके दिखाइए, इसको हैक कीजिए आप, फिर उस वक्त तो कोई नहीं जाता है। उसमें शक की गुंजाइश है, अगर बैलेट पे जाता तो फेयर ही हो जाता। अगर कोई शक कर रहा है तो हो सकता है कि बैलेट पे करवा करके वो चीज दूर की जा सकती। मगर मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे दोस्त जो बीजेपी से हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि अपोजिशन का चेहरा कौन है। आखिर इन लोगों को इतनी खोखलाहट क्यों है अपोजिशन से? क्या अपोजिशन यूनाइट होने की वजह से? मैं इनको चेहरा बताना चाहता हूँ। देश का किसान हमारा चेहरा है, देश का जवान हमारा चेहरा है, देश की महिला हमारा चेहरा है, देश के वो युवा जिसे रोजगार नहीं मिला ये हमारा चेहरा है। और ये बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है और इंतजार में थे आज, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने डेट्स दी है। आप इसके नताइज भरपूर अंदाज में देखेंगे। ठीक है रमाकांत पटेल जी, 4 जून को देश को ये सामने आ जाएगा, देश के सामने, कि क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, या जिस तरह से इंडिया गठबंधन अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ है और कहता है कि हम एक जबरदस्त विपक्षी हम पार्टी यहाँ पर बन गए हैं और हम एक नया नेतृत्व देने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से अभी हम देखें केजरीवाल अभी फिलहाल, हालांकि प्रदीप वैद्य ने नाम नहीं लिया, लेकिन वो इशारा कर रहे थे जमानत का, और जिस तरह से अब आप पार्टी अपने आप को यहाँ पर किस तरह से देखती है, क्योंकि पिछले बार अगर हम देखें तो पिछले बार आप पार्टी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी, इस बार 2 राज्यों में यहाँ पर चुनाव भी है और आप पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है, पूरे देश में लगातार बढ़ती जा रही है और आप पार्टी एक प्रमुख पार्टी बन गई है और उसका असर भी होता है, इसलिए इंडिया गठबंधन में आप लोग शामिल है। लेकिन जिस तरह के जो तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ शंका जाहिर की जा रही है ईवीएम की तरफ से या 7 चरणों को लेकर, क्या आप पार्टी का भी यही नजरिया या फिर पूरी तरह से स्वागत है और पूरी चुनावी मोड में आप पार्टी आ गई है? 7 चरणों में चुनाव नहीं होना चाहिए, एक बार में चुनाव होना चाहिए और उसके लिए चुनाव कराने के लिए जितने कर्मचारियों की जरूरत होनी है, सरकार को की जिम्मेदारी थी कि उतने कर्मचारियों की नियुक्ति पहले करती
ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो सके। हम सबने देखा है, अभी कुछ ही दिन पहले आपने भी देखा है, आपके चैनल में भी चला है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जहां पर 36 वोटों की गिनती होनी थी, वहां पर भाजपा ने किस प्रकार से षड्यंत्र किया, किस प्रकार से चुनाव को बदलने का काम किया, परिणाम को बदलने का काम किया, तो ये सबके सामने है। अब जहां देश के का सबसे बड़ा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री के लिए इस चुनाव के माध्यम से प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे, तो इस चुनाव में किस लेवल की गड़बड़ियां होने की संभावनाएं हैं, ये किसी से छिपी नहीं है। ये किसी से छिपी नहीं है कि एक पार्टी जो सत्ता में है, जिसने जो जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया, चाहे बेरोजगारी को दूर करने का वादा रहा हो, चाहे महंगाई कम करने का वादा रहा हो, चाहे किसानों के अच्छे दिन की बात की गई हो, चाहे महिलाओं के साथ अत्याचार को बंद करने की बात की गई हो, किसी भी एक वादे को इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा नहीं किया। अब जब ये जनता के बीच में जा रहे हैं तो इनके पास कोई विकल्प है नहीं जो ये बोल सके कि हम ये वादा करके आए थे और हमने इस वादे को पूरा किया, अब इसलिए हमको अगली बार वोट देना। ये ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, रमाकांत जी, आप कह रहे हैं बीजेपी एनडीए के पास कुछ नहीं है, तो फिर विपक्षी पार्टी गठबंधन बनाने में क्यों लगी हुई है? उसको भी कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि बीजेपी तो मजबूत हुई है, इसलिए गठबंधन आप लोग बना रहे हैं, इसलिए दिल्ली में आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ आई। अगर कुछ नहीं होता, अगर बीजेपी के पास कुछ नहीं होता अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए, जनता को कन्विंस करने के लिए, तो इतना गठबंधन करके क्यों आप चुनाव मैदान में कूद रहे होते? आऊंगे आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। देखिए भागीरथ जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि हम गठबंधन में हैं, और गठबंधन में क्यों है आप ये कह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है। जो लोग इस देश से प्यार करते हैं वो लोकतंत्र को खत्म करने वालों के साथ खड़े नहीं होंगे। जो लोग इस देश से प्यार करते हैं वो चाहेंगे कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो, देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें हारें, और उसी दिशा में ये गठबंधन काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप भी मानते हैं यशी, देखिए विपक्षी पार्टी कहने की मानती है ना यशी कि बीजेपी इस बार थोड़ी सी मजबूत स्थिति में, इसलिए आप लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया। आप लोग कह दे कि उपलब्धि कुछ नहीं है, लेकिन जनता में भागीरथ जी, मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दे दिया। 10 सेकेंड ले लीजिए और लूंगा मैं, 10 सेकेंड लूंगा। आप कहते हैं कि गठबंधन इसलिए बनाया कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। अरे भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल नहीं होते उन सबको जेल में डालने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तमाम विपक्ष को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। जो बचा हुआ विपक्ष है, क्या न्यायपालिका पे इनको भरोसा नहीं है क्या? इस देश में न्यायपालिका भी है और वो अपना काम कर रही है। अरे बोलने से पहले सोच लिया करिए कि जनता देख के क्या समझेगी। जो भी 10-15 वोट आने वाले हैं चले जाएंगे। जब परिणाम आएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी न्यायपालिका ने कहीं कोई निर्देश नहीं दिया, कोई आदेश नहीं दिया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पे कोई आरोप साबित हुआ है। आप ये बताइए, लेकिन जमानत भी तो नहीं दी है, तो जमानत भी तो नहीं दी है। अरे गुंडागर्दी से लोगों को जेल में डालने का काम करते हो, विपक्षियों को जेल में डालने का काम करते हो, जिनको हरा नहीं पाते उनको जेल पहुंचाते हो। न्यायालय में किसकी गुंडागर्दी चलती है? किसकी गुंडागर्दी चलती है? समझाइए पटेल साहब को। आप कह रहे हैं कि जो संस्थान है उनका आप गलत इस्तेमाल करें। ठीक है, चलिए इस पर हम लगातार, और मुझे लगता है कि अब तो इस तरह के अब चुनावी मोड शुरू हो गया है, तारीखों का ऐलान हो गया, तो इस तरह के अब मुद्दे अब जरूर आएंगे। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाएंगे, सत्ता पक्ष की तरफ से डिफेंड किया जाएगा। यश भारती जी, देखिए अब तो तारीख बिल्कुल सामने है, इसमें कोई शक नहीं है। और हालांकि अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो आप लोग का गठबंधन भी हो गया है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर इंडिया गठबंधन वहां पर सफल नहीं हो पाया, जिसमें पश्चिम बंगाल भी है या पंजाब की बात करें, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। मध्य प्रदेश में भी आपको एक सीट मिल रही है, आपको एक सीट मिली हुई है। तो यहाँ पर जिस तरह से आप लोग पीडीए को लेकर भी सामने आए हैं कि पीडीए मुकाबला करेगा एनडीए का, लेकिन वो कौन कौन से खास मुद्दे हैं, खासकर अगर सपा की बात कर लें या पूरी इंडिया गठबंधन की बात कर लें, आपको लगता है कि इस बार कमाल करने वाले हैं आप लोग की तरफ से? भागीरथ जी, अभी आपने एक सवाल किया हमारे इंडिया गठबंधन के घटक दल आम आदमी पार्टी के साथी से कि बीजेपी को हराने के लिए, और आपने उसका जवाब दे दिया पीडीए हराएगा एनडीए को। ये लड़ाई एनडीए के खिलाफ। मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, मैं नहीं कह रहा हराएगा, मैं बता रहा हूं, मैंने नहीं कहा हराएगा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि पीडीए के पास कौन से ऐसे मुद्दे जो आपको ऐसा लगता है कमाल कर पाएंगे। मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। पीडीए ही एनडीए को हराएगा, और गठबंधन की जरूरत इसीलिए पड़ी कि जिस तरीके से एनडीए बना हुआ है
तो एनडीए को हराने का काम पीडीए करेगा, इंडिया गठबंधन के माध्यम से करेगा। और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के शुरू से ये नारे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के समय से ये नारे हैं, संसोर पाने बांदी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60। बाबू जगदेव कुशवाहा जी की बात थी, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो ये नारे आज से नहीं है हमारे, और वही नारों के माध्यम से हम जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। जब जातीय जनगणना की बात होगी तो ये भी पता किया जाएगा, जब आपके घर कोई आदमी जाएगा और जनगणना करेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति पूछेगा, आपकी सामाजिक स्थिति पूछेगा, आपकी शैक्षणिक स्थिति पूछेगा। तो जो जाति में आपकी शैक्षणिक स्थिति भी बाहर आएगी कि देश में शैक्षणिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, और उसी के आधार पर कार्यक्रम बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार इन कार्यक्रमों से भागती रही है, इसीलिए तो इन्हें 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। आप आत्मनिर्भर बनाने का नारा जरूर देते हैं, लेकिन राशन पे आकर के आप निर्भर कर देते हैं। आप क्या चाहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं मिलना चाहिए? आप ये कहते हैं? आप क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल क्लियर। आप चाहते कि नहीं मिलना चाहिए राशन? पार्टी के साथी अगर सुनने की क्षमता रखते हो तो अपने अवसर पर सुनने की बात रखा करें। आपको बोलने का अगर समय नहीं मिल रहा हो या आपको सुनने में क्षमताएं नहीं है तो बोल दीजिए। अरे बोलिए प्रभु, बोलिए। प्रभु तो एक ही है, प्रभु तो एक ही है, और उसका ठेका आप मत लीजिए। मैंने आपको सम्मान सूचक शब्द से प्रयोग किया। मैं भी वही बोल, मतलब प्रभु एक ही है मैंने कह दिया तो कोई अपमान होता है क्या? अरे नहीं, मुझे लगा कि आप अपना, मुझे आपसे चर्चा नहीं करनी, मैं पैनलिस्ट हूं तो मैं उस तरीके से बात करूंगा, आप अपनी बात रखिएगा अपने समय पे। तो सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से सामाजिक न्याय विभाग बना हुआ है, प्रदेशों में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति उत्थान के लिए विभाग बने, वो काम कैसे करेंगे जब तक आपको शैक्षणिक स्थिति नहीं पता, सामाजिक स्थिति नहीं पता, आर्थिक स्थिति पता नहीं है, तो आप योजनाएं कैसे बनाएंगे? आज देश में दुर्भाग्य यह है कि 90% लोगों को एबनॉर्मल कहा जाता है, यानी असामान्य हो गए, वो मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं, और 10% लोगों को नॉर्मल कहा जाता है, सामान्य वर्ग का कहा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा काम किया कि 90% लोगों का उत्थान हो? मैं वही बात कह रहा हूं, 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ जनता को आप राशन पे निर्भर करते हो और नारा देते हो आत्मनिर्भर का। तो ये बेमानी की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। नौजवानों के लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, रोजगार आप दे नहीं पा रहे हो। मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम घोटाले के बाद जो एजेंसी है जिसका काम है परीक्षा लेना, 3 बार उसके नाम बदल दिए, फिर भी पटवारी परीक्षा का घोटाला होता है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थित विधायक के कॉलेज में टॉप 10 में से 5 लोग निकलते हैं और जो उनका इंटरव्यू लिया जाता है उनको सामान्य ज्ञान नहीं होता, वो टॉपर निकलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके कॉलेज में परीक्षा होती है, वहां से नकल की बात सामने आती है कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। यही बात अगर किसी सामान्य या किसी विपक्ष के नेता के कॉलेज से या किसी शैक्षणिक संस्था से निकल आती, अभी तक बुलडोजर निकल आता, उसको जेल में भेज दिया जाता, अपमानित किया जाता। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है तो चंदा मांगने के भी उनके पास तरीके हैं कि किस तरीके से गला पकड़ के चंदा लिया जाएगा। भ्रष्टाचार युक्त है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस विपक्ष को ये कोसते हैं, विपक्ष कोई निर्जीव चीज नहीं है, जीव चीज है। हम जैसे मैं आज समाजवादी पार्टी में हूं, अन्य लोग कांग्रेस पार्टी में है, किसी दूसरी पार्टी में, जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं वो लोग ठीक हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन का नाम सभी ने सुना हुआ है, लेकिन सवाल उठता है कि वही कांग्रेसी या वही समाजवादी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग जब भाजपा में चले जाएंगे तो फिर कैसे वो 70 साल को कोसते हैं जो विकास की बात करते हैं। आज सुरेश पचौरी जी चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो तो लगातार नीति बनाते रहे। ठीक है, मुझे लगता है कि हर पार्टी में होता है। नहीं, हर पार्टी में पिछले सालों को अगर आप कोसते हैं, नहीं कोस हम कहाँ कोसते हैं? बसपा विकास हुआ है। को आपने कितना कोसा है पिछले बार? बसपा के साथ आप गठबंधन में कहाँ कोसा है? मुझे कोसने का बता दीजिए। हमारे विरोधी नहीं, हमको पता है भागीरथ जी, विरोधी होना और कोसना, आपने कोसना है, आप बताइए ना, आप बताइए ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गठबंधन टूटने के बाद भी, नहीं भागीरथ जी, ठीक है, गठबंधन टूटने के बाद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपील करी सारे नेताओं से कि मायावती जी के अपमान करने के कोई भी शब्द, अगर आप उनका अपमान करेंगे यानी मेरा अपमान करेंगे। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, अब अभी की बात है, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। इतिहास तो यही है ना, ये भी तो इतिहास है, ठीक है, ये भी तो इतिहास है। सुमन जी देखिए, अगर मुद्दों की अगर थोड़ी अगर हम बात कर लें, यहाँ पर मुद्दे तो यहाँ पर लगातार विपक्ष की तरफ से बहुत सारे उठाए जा रहे हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, चाहे 370 उठा ले, राम मंदिर का निर्माण उठा ले, या बहुत सारे मुद्दे उठा ले। अभी जिस तरह से देखें, अगर महंगाई की बात हो रही थी, अभी हमने कुछ देखा, पेट्रोल भी यहाँ पर 2 रुपये सस्ता कर दिया गया, गैस सिलेंडर भी सस्ता कर दिया गया। तो जो सारे जो मुद्दे विपक्षी पार्टी उठा रहे हैं और बीजेपी जिस तरह से डिफेंड कर रही है, और बीजेपी के बाद जो गिनाने के लिए है सामने,
वो आपको लगता है कि इस बार इस मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी आगे है और विपक्षी पार्टी थोड़ी सी पीछे है, या फिर नेक टू नेक यहां पर एक मुकाबला देखने को मिलेगा? सुमन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अभी आई है। हाँ जी, क्या लगता है आपके इस बार मुकाबला नेक टू नेक होगा? जो मुद्दे विपक्षी पार्टी गिना रही है और जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो उपलब्धियां है गिनाने के लिए, जिसमें 370 है, राम मंदिर निर्माण है और जो तमाम उनकी तरफ से मुद्दे उपलब्धियां गिनाए जा रहे हैं, इसमें कौन आगे? नेक टू नेक फाइट दिखाई देगा या फिर जिस तरह से पिछली बार यहां पर फैसला आया था ऐसा कुछ दिखाई देगा? देखो, बीजेपी ने तो इस समय 370 का मुद्दा, 80 करोड़ लोगों को राशन देने का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, सीए का मुद्दा उठाया हुआ है। लेकिन विपक्ष के पास ये बड़े मुद्दे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, एमएसपी है, आईडी सीबीआई का मिसयूज है। ये सारे मुद्दों पर तो बहस होनी चाहिए और होगी। और मुझे हरियाणा में जहां तक आप देखेंगे, हरियाणा में इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। ठीक है, 2019 में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें यहाँ से जीतती थी हरियाणा से, और 2014 में 7 सीटें ली थी। और मोदी का जादू, मोदी की सुनामी पूरी तरह चली थी। बीजेपी वालों को उम्मीद लग रही है कि इस बार ये मोदी की सुनामी पूरी तरह चलेगी और पूरा हरियाणा भगवामय हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से माहौल बन रहा है, उससे लग रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर होगी और मुकाबला जेजेपी से अलग होना बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा? हाँ जी, हेलो, जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या जेजेपी से बीजेपी का अलग होना, गठबंधन तोड़ना, क्या बीजेपी को नुकसान हो रहा है हरियाणा में? जेजेपी को मेरे ख्याल बहुत ज्यादा नुकसान जेजेपी को नहीं होने वाला है, बीजेपी को नहीं होने वाला है, बीजेपी क्योंकि जेजेपी का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है इस समय। ठीक, इतना बड़ा जनाधार नहीं है, तो मेरे ख्याल बीजेपी को नुकसान बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा डेफिनेटली, क्योंकि जाट वोट जो जाने थे कांग्रेस को, नुकसान तो कांग्रेस को भी करेगी। जेजेपी अलग हो गई है तो जो कांग्रेस के जाट वोट तोड़ेगी। लेकिन बीजेपी, मुझे लग रहा है बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। मोदी बिल्कुल, इसलिए बीजेपी ने तो सोच समझ के आप रणनीति बनाई, लेकिन देखना होगा ये रणनीति बीजेपी काम आती कि नहीं आती, क्योंकि एन चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन तोड़ना और अपने दम पर निर्दलीय के साथ सरकार बनाना, जेजेपी से अलग हो जाना, कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, देखने वाली बात होगी। एक हम प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के वीडी शर्मा का बयान सामने आया, जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया है। आपको बयान सुनाते हैं आपको। जो सबसे बड़ा चुनावी पर्व है, आज उसकी चुनाव की घोषणा, पूरे कार्यक्रम को चुनाव आयोग ने आज घोषित किया है। मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उनका बहुत हृदय से हम धन्यवाद करते हैं। और जिस प्रकार से आज पूरे चुनावी प्रक्रिया को इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी के साथ, कि पारदर्शिता से लेकर स्वच्छता से कैसे चुनाव कराए जाएं, ये सारी बातों का उल्लेख सारे नॉर्म्स के साथ आज इलेक्शन कमीशन ने देश के सामने रखा है। 7 चरणों में देश के अंदर चुनाव होगा। 97 करोड़ के लगभग मतदाता इसमें भाग लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र के महापर्व में मध्य प्रदेश 4 फेजों के अंदर जो घोषित हुआ है, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई, 4 फेजों में मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे। 29 लोकसभाओं के। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का धन्यवाद भी करती है और इन 4 फेजों में एक तैयारी के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में मध्य प्रदेश की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और इस लोकतंत्र के महापर्व में अमृतकाल के समय में ज़्यादा से ज़्यादा सहभाग हो, ये भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी पहले भी करती आई है और फिर इस चुनाव में करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव के अंदर जो कई बातों का उल्लेख जो किया गया है, नए मतदाता हैं, 100 साल से उम्र के भी देश के अंदर 2,36,000 मतदाता हैं। इतनी बड़ी उम्र के लोग भी हैं। 85 प्लस यानी 85 वर्ष के मतदाताओं को घर से पोस्टल बैलेट से देने का जो अधिकार दिया है, पहले 80 प्लस था, 85 प्लस किया है। तो इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए चुनाव आयोग ने हर प्रकार से तैयारी की है और मध्य प्रदेश के अंदर भी इन 4 फेजों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर
64,523 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी तैयारी के साथ मैदान में जुट गए हैं। आगामी आने वाले 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को सभी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी और आम जनता जनार्दन से भी आज मैं इस अवसर पर अपील करता हूं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में हम सब अपना मतदान करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाएंगे ही, और देश को एक अच्छी सरकार जो देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के अंदर भारत को एक विकसित देश बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, इस दिशा में सबकी भूमिका बनेगी और मध्य प्रदेश में भी इस बार इतिहास बनेगा। ज्यादा से ज्यादा मतदान भी होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ आज हम काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 29 की सीटें जीत करके इस बार मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा। तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को। उन्होंने मध्य प्रदेश में इतिहास बनाने की बात कही है। भूपेंद्र सुलेरी जी, अगर इतिहास की बात करें तो बीजेपी के पास 29 में से 28 सीटें तो हैं। इतिहास वो हो जाएगा जब 29 में से 29 सीटें बीजेपी कब्जे में आएंगी, लेकिन छिंदवाड़ा वो कांग्रेस का गढ़ रहा है जहां पर बीजेपी उसको भेदने में अभी तक नाकाम रही। आपको लगता है इस बार इतिहास बन पाएगा? 29 का 29 जो टारगेट है बीजेपी का, वो यहां पर बीजेपी पूरा कर पाएगी? भूपेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आपको आ रही मेरी आवाज? जी आ रही है मुझे आपकी आवाज। आपने सवाल सुना मेरा? जी 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 सुना। जी देखिए, आज चुनाव आयोग ने अपने चरणबद्ध तरीके से लोकतंत्र के सबसे महापर्व की घोषणा कर दी और उसमें मध्य प्रदेश को 4 चरणों में हमने रखा है उससे सीटों। और आपका प्रश्न था कि जो 29 सीटें हैं उसमें 28 तो उन्होंने प्राप्त कर ली है बीजेपी ने। जी भूपेंद्र जी, थोड़ी सी आपकी आवाज कम आ रही, थोड़ा सा अगर आप माइक को पास रख लेंगे तो आपकी आवाज और प्रॉपर आएगी। जी जी जी, अब आ रही है ना? जी जी, प्रॉपर आ रही है अब। तो क्या है कि जो छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा कमलनाथ जी की पारंपरिक सीट है और उनकी पार्टी से ज्यादा उनकी समर्पण सीट है। लेकिन साथ में अभी जो बीजेपी ने जो वहां होमवर्क किया है और अभी जो 3 महीने पहले जो बात चली थी कि नकुल नाथ और कमलनाथ जी भी बीजेपी में आ सकते हैं, तो उससे निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। और अभी पिछले हफ्ता वहां के जिला पंचायत के कुछ सदस्य, बीटीसी मेंबर वगैरह कुछ अभी कांग्रेस में से छोड़ के बीजेपी में आए। और वहां पे जो पिछली बार जो विवेक साहू, जो बंटी साहू के नाम से जो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, उन्होंने काफी फेस किया था और काफी उनकी जो मार्जिन वाला वोट था वो कम किया था। और ये चुनाव निश्चित रूप से एक राम प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, 370 की धारा से जुड़ा है, सीए से जुड़ा हुआ है, और सबसे बड़ा फेस जो है हिंदुत्व का जो एजेंडा है, जो उन्होंने कहा है बीजेपी ने, और वो उसको किया है। तो वो कहते हैं कि गारंटी हमारी है, डिलीवरी पॉइंट हमारा है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। क्योंकि हमारी जब स्थापना हुई थी तो हमने 370, इस तरह से ये सीट पारंपरिक है कांग्रेस की और जिस खास तौर से कमलनाथ जी की। तो निश्चित रूप से कंपटीशन तो बड़ा टफ है, लेकिन आप ये देखिए कि उसके बाद भी मोदी जी का जो वेव चलेगा, अभी तो इलेक्शन की है क्योंकि कैंडिडेट उनके भी घोषित हो गए हैं, बीजेपी का भी घोषित हो गया, लेकिन जब समीकरण बनेंगे और जिस तरह से पोलराइजेशन होगा, और आज तो जो कि मुस्लिम वोट पे भी और जो महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है, जो बीजेपी में सबसे ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, हर जाति का वोट हो रहा है, तो इससे ऐसा नकारा नहीं जा सकता है कि जो कांग्रेस की पारंपरिक सीट है उसको भी खतरा की दृष्टि से देखा जा सकता है। लेकिन उसमें अस्मिता, कमलनाथ जी की अपनी खुद की अस्मिता जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से वो भी उनकी फील्ड में काम करेगा। लेकिन कंपटीशन बड़ा टफ है, इसमें अपन कुछ अनुमान। बिल्कुल कंपटीशन टफ तो है, क्योंकि अभी जब विधानसभा चुनाव हुए तो छिंदवाड़ा की सारी विधानसभा सीटें में वहां पर कांग्रेस की फतेह हुई है, तो कंपटीशन टफ है। लेकिन यहाँ पर भी देखना होगा कुछ अप्रत्याशित यहाँ पर रिजल्ट आते नहीं आते। यश, आऊंगा आपके पास में। प्रदीप जी, 370 बीजेपी का टारगेट, 400 प्लस एनडीए का टारगेट, वो कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं या उपलब्धियां हैं जिनको लेकर आपको लग रहा है टारगेट पूरा हो रहा है इस बार?
अभी भी देखिए, अगर आप उठा करके देखें तो हमारे पास कहने के लिए जो हमारे घोषणा पत्र में हमने वादे किए थे वो धीरे धीरे समय अनुकूल और सिस्टमेटिक तरीके से वो पूरे हुए। जनता क्या है कि अगर आप देखें पीछे 10 वर्षों के पहले तो जनता ये यूज टू हो चुकी थी कि जो घोषणा पत्र में होगा वो होगा नहीं, और जो होगा वो किसी को पता नहीं होगा। कम से कम हमने बीते 10 वर्षों में हमारी देश की परिपाटी ये बदली है कि कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव घोषणा करता है और अपने घोषणा पत्र को साझा करता है जनता के साथ, तो एक वैल्यू के साथ करता है और उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि देखिए हमने ये बात कही और ये हम करेंगे। आज देखिए हम लोग का देश जो है ना, सामाजिक वो बेस जो होता है सामाजिक का, चाय की दुकान पे भी इतनी गंभीर चर्चा होती है जैसे परिवार में चर्चा होती है। तो आज जब उस पर अगर आप देखेंगे, लॉजिक देखेंगे, तो हमने जो बातें कही है वो पूरी हमने की है। और सबसे बड़ी बात देखिए, विपक्ष का संगठन जरूर हुआ, एक असफल संगठन हुआ, लेकिन चेहरा कौन है? आखिर जनता किसको कंपेयर करके बोलेगी, इसको नहीं तो इसको? और हमारे पास तो एक चेहरा है और वो सर्व स्वीकार्य चेहरा है। विपक्षी दल के बंधु यहाँ बैठे हैं, उन्हें निश्चित तौर मेरे पर पास समय कम है, लेकिन मैं आपसे कुछ जो पूछ रहा था सवाल मेरा, वो मुद्दे कौन कौन से होंगे, वो उपलब्धियां कौन कौन सी, जिसको लग रहा है कि इस बार जो आपका टारगेट 370-400 का पूरा होगा? विकास और सुरक्षा, यही मुद्दे हैं। विकास की बात हम करते हैं, विकास देश को आगे अब लेके चलेंगे। हमारी जो टॉप 3 इकोनॉमी से अपने स्थान को बनाने की कटिबद्धता है, उसको रमाकांत जी आऊंगा आपके पास। उस उपलब्धि को हासिल करने का हम प्रयास करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हमने बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, ये भी होगा। ये कोई ठीक है, बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए मुर्तजा जी, बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए मोदी जी के नेतृत्व में। विकास और सुरक्षा ये वो मुद्दा है जिसके चलते पूरी कॉन्फिडेंट है एनडीए, बीजेपी खासकर कि 370+ और 400 का टारगेट पूरा होगा। आप लोग की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से किन किन मुद्दों को लेकर आपको लग रहा है, जिस तरह से आप लोग कह रहे थे कि 100 का आंकड़ा भी इस बार हम पार नहीं करने देंगे बीजेपी को? मुर्तजा जी, ये बात है कि बीजेपी तो आप देखेंगे आने वाले इलेक्शन में बीजेपी का खात्मा तय है। देश का नौजवान, देश का किसान, महिलाएं, ये सब जो खुल करके बाहर आएंगी, तो इनका 400 पार का जो दावा है ये 120 तक भी। और जो सुरक्षा के ताल्लुक से बात कर रहे हैं ये, अरे चाइना बढ़ते जा रहा है नॉर्थ में, देखिएगा आप लद्दाख की कितनी जमीन, कितने किलोमीटर तक वो अंदर आ चुका है। इसके ताल्लुक से कभी ये बात ही नहीं किए। सुरक्षा की बात कर 15 लाख रुपए लाने का वादा करके आए थे 2014 में, कहाँ गए वो 15 लाख? राहुल गांधी जी भी इसी देश के नागरिक हैं। अगर चाइना से उनके अच्छे संबंध है तो उनको समझाना चाहिए जाकर के कि हमारे देश में ना आए। अगर आप कहते हैं चाइना में बढ़ गए, तो राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? उनके तो बड़े अच्छे संबंध है चाइनीज राजनेताओं से। आप लोगों ने बर्दाश्त किया है चाइना को। चाइना जो है घुसे जा रहा है, आपने कभी जवाब देने की कोशिश भी नहीं की। अरे राहुल जी क्या कर रहे हैं? अरे देश जान रहा है। ठीक है, मेरे पास समय कम है। रमाकांत जी देखिए, विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी आगे जा रही है। इंडिया गठबंधन का आप लोग का मुद्दा है बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन ये वो मुद्दे 2019 में भी रहे, लेकिन उस वक्त काम नहीं कर पाए। इस बार काम करने वाले हैं। विकास है कि फार्मर्स को ये अरेस्ट। ठीक है मुर्तजा जी, आपके गठबंधन के जो सहयोगी उनसे पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है रमाकांत जी, खूब जोर शोर से कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, महंगाई कम करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, किसानों को सम्मान देंगे, रोजगार देंगे। ये तमाम मुद्दे जो इन्होंने कहा था 2014 के चुनाव में, जनता ने इन पे भरोसा करके इनको जिताया। 2014 में जिताया, 2014 के बाद 2019 में जिताया। तो मैं कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन वादों में से एक भी वादा पूरा कर दिया हो तो जनता इस बार फिर उन पर भरोसा कर लेगी। लेकिन ये देश के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए थे चुनाव में, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज बेरोजगार आत्महत्या करने को मजबूर है, पेपर रोज लीक हो रहे हैं, भर्तियां होती नहीं है, कैंसिल हो जाती हैं, किसान आए दिन सड़कों पे है, महिलाओं पे अत्याचार प्रतिदिन आप देख रहे हैं, कोई ना कोई बेरोजगार की आत्महत्या की खबरें आपको अखबार में पढ़ने को मिल ही जाएंगी। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। आज देश परेशान है, देश परेशान है जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से, तानाशाही से, घोटालेबाजों से, भ्रष्टाचारियों से। आए दिन नए नए घोटाले निकल के सामने आ रहे हैं। रोज भाजपा के कहीं विधायक के कॉलेज में पेपर लीक होता है, वहां परीक्षा देने वाले पास हो जाते हैं। 15 लाख में
पटवारी बनाया जाता है, जिनको ABCD नहीं पता है उनको पटवारी बनाया जाता है, पेपर उनके घर पहुंचा दिया जाता है। तो ये घोटाले से जनता परेशान है, देख रही है। और देश की सेना को जैसे इन्होंने कमजोर करने का काम किया है अग्निवीर के माध्यम से, आज देश का युवा परेशान है। जो सेना में जाना चाहता था वो सोच रहा है कि हम देश की सेवा करने का जज्बा लेकर ठीक है, जैसा मैं कह रहा था कि सारे मुद्दे 2019 में हमने देखे हैं। ठीक है यश भारती जी, देखिए ये सारे मुद्दे जो आप लोग उठा रहे हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन बीजेपी के पास अगर हम देखें 2019 के बाद राम मंदिर का यहाँ पर मुद्दा है, 370 हटाने का मुद्दा है, CA, ये वैसे जो नए मुद्दे हैं जो बीजेपी के पास उपलब्धि है कहने के लिए, आप लोग के पास जो मुद्दे वही जो 2019 में भी थी, ये वही मुद्दे। आपको लगता है कि आप लोग के मुद्दे ज्यादा दर्शकों को कन्विंस करेंगे और आप लोग के साथ लोग जुड़ रहे हैं, और इस तरह से जिस तरह से आप लोग अब एक यहाँ पर सरकार बनाने की बात करें इंडिया गठबंधन की, वो पूरा हो पाएगा? क्योंकि बीजेपी का बड़ा आंकड़ा, बड़ा दावा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉइंट्स भी बीजेपी गिना रही है। भागीरथ जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कह दिया हम संविधान बदलने का काम करेंगे और दोबारा से उसको लिखेंगे। जनता ये देख रही है, चुनाव इस पे भी होगा। धारा 370 में जो झूठ बोला जा रहा है, लद्दाख पूरा बंद है, 8 दिन तक वहाँ के मुख्य पर्यावरणविद जो बड़े समाज सेवी हैं वो भूख हड़ताल पे हैं। लद्दाख में सेना का मनोबल गिरा हुआ है। जो गोरखा रेजिमेंट है, वो गोरखा के लोग आज चीनी फौज में शामिल होने को तैयार है, पाकिस्तानी फौज में शामिल होने के तैयार है, ये उनके दावे हैं। तो ये निरंकुश हो चुकी सरकार के नकारापन, निकम्मेपन की निशानी है कि जो भारतीय हुआ करते थे, अग्निवीर जैसी योजनाएं, धारा 370 का झूठ, किसानों के लिए बिल लाना, बेरोजगारी खत्म करना, अच्छे दिन लाना, आय दुगनी करना किसानों की, ये जो झूठ परोसा गया है लगातार, ये प्रभु राम की आड़ लेकर के काम करने वाले हैं। प्रभु राम को भी इन्होंने अधूरे मंदिर के साथ, ठीक है, और पूरे चुनावी मन में, ठीक है, माफी चाहूंगा, अब समय मेरा समाप्त हो गया, लेकिन जो सारे मुद्दे देखना होगा, ये मुद्दे किस तरह से आप जनता को आप कन्विंस कर पाते हैं, क्योंकि आप तारीखों का ऐलान भी हो गया, अब समय निर्धारित हो गया है, और देखना होगा किस तरह से रणनीति यहाँ पर और गर्मा गर्म दिखाई देगी, राजनीति और कैसे यहाँ पर आगे बढ़ेगी, देखने वाली बात। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, प्रदीप जी, मुर्तजा जी, यश भारती जी, रमाकांत पटेल जी, भूपेंद्र सुलेरी जी, सुमन भटनागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब शंखनाद यहाँ पर हो चुका है, अब यहाँ पर तारीखों का ऐलान हो गया है, और जो रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है, और ये तेज रणनीति और कितनी होती है, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन सभी राजनेताओं को, सभी पार्टियों को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि आदर्श आचार संहिता लग गई है, जो दिशा निर्देश चुनाव आयोग ने जारी किए उसका पालन करें, और इस लोकतंत्र के महापर्व को हम सभी उत्साह के साथ मनाएं, और इसमें जनता को भी ध्यान देना चाहिए कि वो निष्पक्ष होकर, बिना डरे होकर अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।